जय हिंद दोस्तों। आज है संडे और संडे को हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट हल करते हैं और आज भी हम लोग जो है क्योंकि प्रैक्टिस सेट तो लगातार कई दिन से चल ही रहा है। ठीक है, उसी में अपना संडे भी पड़ गया तो हम लोग आज भी प्रैक्टिस सेट करेंगे। और ये जो प्रैक्टिस सेट आपका चल रहा है ये जीडी का प्रैक्टिस सेट आपका है। ठीक है, और हम लोग जो है पूरा प्रयास करेंगे कि जो भी क्वेश्चन आए उसको कई तरह के मतलब विधियों से उसको हल करें। ठीक है, ताकि जो भी विधि आपको पसंद आए उस विधि से आप उसको कर सकें। ठीक है, चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन में देखिए पहला प्रश्न आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। ठीक है, थोड़ा टाइप करने में इसको दिक्कत होती है इसलिए मैं इसको लिख दिया हूँ। ठीक है, चलेगा। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि 1/6 प्लस 4 सही 3/4 माइनस, फिर ब्रैकेट दिया गया 3 से 1/6 माइनस 2 से 1/3, फिर ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट बंद। ठीक है, फिर नीचे देखिए 1/5 का 1/5 फिर भागे दिया है 1/5, फिर भाग का चिन्ह दिया गया, फिर ब्रैकेट में 1/5 भागे 1/5 और गुणे 1/5 का मान खाली स्थान के बीच है। तो जो इस पूरे के जो वैल्यू है किसके बीच है? 4.2 से 4.3 के बीच है, या 4.0 से 4.1 के बीच है, या 4.3 से 4.4 के बीच है, या 4.6 से 4.8 के बीच है। किसके बीच आपको बताना है? सॉरी, सबसे पहले हम लोग देखिए क्या करते हैं, नीचे वाले को पहले हल करते हैं, नीचे वाले वैल्यू कितना है। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले ब्रैकेट यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, तो इस ब्रैकेट को अलग हल करेंगे, इस ब्रैकेट को अलग हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम का को तोड़ते हैं। का को पहले तोड़िए ता पीछे दे भाग, तो भाग बाद में करेंगे, पहले का को तोड़ेंगे। का मतलब होता है गुणा। ठीक है, तब इसका गुणा करेंगे। भिन्न का गुणा में ऊपर का ऊपर मतलब अंश का अंश में और हर का हर में करते हैं, इसलिए हम एक का एक में गुणा करेंगे, एक एक का में 5 पच्चीस कितना हो जाएगा 25, 5 पच्चीस 25। भाग में किया क्या जाता है, हम पलट के गुणा करते हैं। 1/5 है, इसको गुणा कर देंगे 5/1, तो ये 5 से कटेगा 5 एकम 5, 5 पच्चीस 25, कुल मिला के ऊपर 1 बच गया, नीचे 5 एकम 5, 1/5 आ गया। मतलब इस ब्रैकेट का जो मान आया है वो 1/5 आ गया। ठीक है, अब चाहे तो डायरेक्ट भाग देख सकते हैं, लेकिन वहां पे कभी कभी क्योंकि देखिए जो तरीका है उसका प्रयोग करेंगे तो गलत होने का चांस एकदम नहीं है। ठीक है, लेकिन यदि यदि मान लिया कोई दूसरा अंक होता तब प्रभावित हो जाता है। यहाँ देखिए चाहे तो आप भाग दिए होते तब भी आपका डायरेक्ट 1/5 बचता, लेकिन नियम जो है नियम के अनुसार चलेंगे हम। यहाँ भाग है कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ भाग है गुणा, तो भाग और गुणा में पहले किसको तोड़ते हैं हम लोग? पहले भाग को तोड़ते हैं। तो भाग करेंगे, जैसे मैं 4 से 4 में भाग दूं तो कितना आ जाएगा? एक आएगा नहीं, एक आएगा। 5 से मैं 5 में भाग दूं तभी एक आएगा। उसी प्रकार 1/5 में एक भाग देंगे 1/5 से, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। फिर 1 का गुणा करेंगे 1/5 में तो 1/5, यह 1/5 हो जाएगा। देख रहे हैं, इसका मतलब इसका मान 1/5 भागे इसका मान भी 1/5, वापस 1/5 में 1/5 से भागेंगे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो मतलब हर का मान कितना है? 1। इसका मतलब नीचे 1 है, 1 तो कोई प्रभाव नहीं डालेगा क्योंकि 1 से भागने में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब नीचे वाले जो वैल्यू 1 है इसको नजरअंदाज कर देंगे। ठीक है, अब हमको चिंता है ऊपर वाले की, तो ऊपर को पहले देखिएगा, ये जो मिश्र भिन्न है इसको हम साधारण भिन्न मतलब के। ठीक है, ये आपका 1/6 रन दीजिए, ये प्लस ब्रैकेट लगा दीजिए आप। देखिए 4 चौके 16, 16 3 हो जाएगा आपका 19, 19/4 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। देखिए आप अंदर देखिएगा 6 त्रिक 18, 19, 19/6 हो जाएगा, ये माइनस है। 3 दूना के 6 7, 7/3 हो जाएगा। अब देखिए एक चीज आप ये ध्यान दिया करिए, इन दोनों को यदि हल करना है तो कोशिश किया करेगा छोटा नंबर है तब, अगर बड़ा नंबर तो लसर लीजिए, अगर छोटा नंबर है तो हर को बराबर कर लीजिए। यहाँ पे हर 6 है, अगर यहाँ पे 6 हो जाए तो आसानी से हम कर सकते हैं। तो ये तो 6 तो है, 19/6 आपका है। मैं इसमें ऊपर नीचे 2 से गुणा करूंगा, 2 से गुणा करूंगा तो 2 साते ऊपर 14 हो जाएगा, नीचे 2 3 6। हर बराबर होने से क्या होता है कि हम आसानी से ऊपर को ऊपर घटा सकते हैं,
या जोड़ सकते हैं, ठीक है। 16, अब देखिए दोनों घर से अंश को ऊपर घटा दीजिए, 19 में से 14 जाएगा 5, मतलब 5/6। इसका जो वैल्यू आ गया वो 5/6 आ गया, सही है, मतलब इस पूरे का वैल्यू 5/6 आ गया। ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं देगा, ठीक है। इसको अरेंज कर दें, हटा देना, क्योंकि आप बार भी ले सकते हैं इसके साथ, तो हल ही कर दें, ये प्लस ये हो गया 19/4 माइनस यहाँ पे आया था आपका कितना आया था, 5 कितना आया था, 6 आया था 5/6। कोशिश करें इन दोनों के हर को सेम बनाइए, वापस इन दोनों के हर को सेम बनाइए। सेम क्या करेंगे, देखिए ये 4 या 6, ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 उसको काटे 6 भी काटे, वो नंबर 12 है। 12 है, 12 4 को काटेगा 4 3 12, 6 काटेगा 12 को 2 बार, इसलिए इन दोनों के हर को सेम बना लीजिए। तो 4 को 12 बनाना तो कितना गुणा करना पड़ेगा, 3 से, 3 चौके 12, ऊपर भी आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा। 19 3 57, नीचे 3 गुणा करेंगे, 3 चौके 12 माइनस इधर देखिए 6 को 12 बनाना 2 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। 2 से गुणा करेंगे तो आपका निकल के आएगा 2 पंजे 10, ऊपर 10 हो जाएगा, नीचे 2 छके 12। अब दोनों का हर सेम हो गया, देखिए बेटा जी, आप 1/6 प्लस इस चीज को मैंने हल करके ये बना दिया, दोनों का हर सेम है, ऊपर घटा दिए, 57 में से 10 जाएगा, बचेगा आपका 47, बचेगा 47, तो 47 बटा कितना आपको जाएगा 12। अब कोशिश करें कि 1/6 है, यहाँ 12 है, इसको भी 12 बना लीजिए, 12 बनाने के 2 से गुणा कर दीजिए ताकि आसान हो जाएगा, तो 2 से मैं ऊपर गुणा करूंगा, ठीक है, तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, नीचे 2 छक्के 12। अब देखिए हर सेम हो गया, वापस ऊपर को जोड़ना जोड़ दीजिए, 47 तो कितना हो जाएगा 49, 49 बटा हो जाएगा 12, ठीक, 49/12। मतलब अगर फाइनल देखा जाए तो इस पूरे का जो वैल्यू ऊपर वाले का आया 49/12 आ गया। अब हम 49 में क्या करेंगे, क्योंकि पॉइंट में दिया गया है, 49 में हम 12 से भाग करेंगे, तो 12 चौक 48 हो जाएगा आपका, होगा 48, तो 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, भाग तो जाएगा नहीं, पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा, हमें एक जीरो लगाना पड़ेगा, तब भी देखिए 10 से 12 तभी भाग में जाएगा, इसलिए वापस हमें एक जीरो बना के तब फिर वापस जीरो बढ़ेंगे। अब ये हो गया 100, तो 12 8 कितना हो जाएगा 96, 12 8 96, मतलब कि 4 दशमलव के बाद जीरो, 4 के बाद कोई अंक नहीं होना चाहिए, तो 4 के बाद इसमें अंक है, इसमें अंक है, इसमें अंक है, तो भाई ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब इसके बाद ही होना चाहिए, ठीक है। ये कट जाएगा विकल्प, आपका ये विकल्प कट जाएगा, ये विकल्प, एक ही विकल्प मिला, ये वाला चाहिए। आई 4 के बाद जीरो, उसके बाद 8 शुरू हो रहा था, यहाँ पे 4 के बाद ये 2 आ गया, तो मतलब इनके बीच में होगा, इसी तरह 4.0 दिया गया ये और इसके बीच में होगा, ठीक है, 4.0 या 4 और 4.1 के बीच आपका ये विकल्प देखिए सही हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर समझ में आया है तो स्क्रीनशॉट एक वाले लीजिए, फिर आगे हम चलते हैं, ठीक है, जल्दी करिए, चला जाए, हो गया स्क्रीनशॉट, चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक है, थोड़ा आज स्पीड थोड़ा तेज रहेगी, ठीक है। आगे चलते हुए देखिएगा, अब ठंड थोड़ा ज्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है। देखिएगा अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। 1 दर्जन पुस्तकें जिनका भाव 120 रुपया है, मतलब 1 दर्जन पुस्तक आप खरीदेंगे तो उसका भाव दिया 120 रुपया है, ठीक, 15% की छूट पर उपलब्ध है, अगर वो वस्तु आप लेने जाएंगे तो आपको 15% ऑफ मिलेगा, ठीक, 15% छूट मिलेगा आपको, 15% छूट मतलब छूट पर उपलब्ध है, भाव तो 120 रुपया दिया गया है, लेकिन जब लेने जाएंगे तो उस पर आपको 15% छूट दी जाएगी। आगे चलते हैं, 51 रुपए में कितनी पुस्तकें खरीदी जा सकती है, आपको 51 रुपए में। सबसे पहले में जो देखिए पुस्तक का जो भाव दिया गया है 1 दर्जन, 1 दर्जन मतलब 12 पुस्तक, ठीक है, तो 12 पुस्तक जो है वो उसका भाव दिया गया है 120 रुपया,
लेकिन 120 रुपया गया है जरूर, लेकिन हम उसको खरीदने जाएंगे तो हमें 15% ऑफ मिलेगा, छूट मिलेगी। मेरी बात सुना रहा, 15% छूट मिलेगा। तो हमें वस्तु मिलेगी कितने की? 85% में। भाई 15% छूट परसेंटेज 100 का होता है, जब उसमें 15% छूट मिल गया तो हमें वस्तु कितने की मिलेगी? 85% में। अर्थात हमें 85% निकालना पड़ेगा, मतलब 85% मिल जाएगी। तो कितना हुआ? देखिए 85%। देखिए सबसे पहले तो एक जीरो से एक जीरो जाएगा, मेरी बात सुना। दो से काटेंगे, दो से काटेंगे 6 आ जाएगा, दो से काटेंगे, ठीक है, दो से काटेंगे 5 आएगा, 5 से काटेंगे यहाँ पे आएगा 6 हो गया, ये 6 है, इसको 5 से काटेंगे आपका 17 आएगा, क्योंकि 17 पंजे 85 होता है, ठीक है। तो यहाँ से मतलब 17 छक्का 102, 102 मतलब 102 रुपया में आपको मिलेगी 12 पुस्तकें। इसका मतलब ये हम जब खरीदने जाएंगे तो हमें 102 रुपया में 12 पुस्तकें मिलेंगी। तो आपसे कह रहा है 51 रुपए में कितनी पुस्तकें? तो 102 रुपया, जो 102 रुपया दिया गया आपको, वो 51 का दुगना ही तो है, 51 का दुगना ही तो है। तो 2 से भाग कर दें ताकि हमें 51 रुपया तक पहुंचना है। 51 रुपया कब पहुंचेंगे? जब 2 से भाग करेंगे। जब इधर 2 से भाग करें तो हम इधर भी 2 से भाग करेंगे, इधर 2 से भाग करेंगे 6 पुस्तक हो जाएगा, उधर 2 से भाग करेंगे तो आपका 51 आ गया। इसका मतलब कि 6 पुस्तक हमें 51 रुपया मिलेगी। वही आपसे पूछा है कि 51 पुस्तक, 51 रुपए में कितनी पुस्तकें मिलेगी? आपको 6 पुस्तकें मिलेंगी, ठीक है। विकल्प नंबर आपका देखिए तीसरा विकल्प सही हो जाए। अगर स्क्रीनशॉट लेना जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। मैं हट जा रहा हूँ, जल्दी लीजिए आप। चलिए हो गया, अब आगे चलते हैं। नीरज क्या कोई दिक्कत नहीं हो रही है? आगे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कोई निश्चित राशि 4 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, 4 वर्षों में कितना हो जाती है? 3 गुना हो जाती है। फिर कह रहा कि तो समान ब्याज दर पर यह राशि कितने वर्ष में 9 गुना हो जाएगी? कितने समय 9 गुना होगा? तो 4 वर्ष में 3 गुना हो रही है। कोई राशि प्रिंसिपल हमें नहीं पता, प्रिंसिपल मान 1 रुपया है, लेकिन जो जो आपका 4 साल हो रहा है, 4 वर्ष हो रहा है, तो ये आपका कितना इधर आपका कि 4 वर्ष में आपका 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो अगर एक रुपया होगा तो 4 साल में कितना रुपया होगा? 3 रुपया हो जाएगा। तो आपसे करा कि यही राशि कितने समय में, ब्याज दर वही है, 9 गुना हो जाएगा। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 का क्या हो रहा है? 3 गुना हो रहा है आपका भाई, 3 3 के 9 मतलब यहाँ पे वो स्क्वायर हो रहा है। देखिएगा यहाँ पे राशि का स्क्वायर हो रहा है, देखिए क्योंकि 3 का स्क्वायर हो गया आपका, 3 का स्क्वायर होगा, इसका मतलब समय आपका दुगना होगा। ये जितना पावर बनेगा, जितना पावर बनेगा उतना ही समय में पूरा कर दिया जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज मैं अभी नहीं पढ़ाया हूं, फिर भी यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं चक्रवृद्धि ब्याज का क्लास जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ, आपको समझ में आ जाएगा क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो कोई राशि 4 वर्ष में 3 गुना हुई है, तो कितने साल में राशि 9 गुना हो जाएगी? तो 9 गुना हो जाए, ये जो राशि थी इसका स्क्वायर गुना हो रहा है आपका, ठीक है, स्क्वायर बन रहा है। इसीलिए जब इसका स्क्वायर बनेगा तो समय का हम दुगना, जो पावर बनेगा उसी का समय में हम लोग गुणा करेंगे। समय 4 साल है तो अब आपका 2 से गुणा कर देंगे, मतलब ये कितना हो जाएगा? 8 वर्ष में। 8 वर्षों में क्या हो जाएगा आपका? ये 9 गुना हो जाएगा। मेरी बात सुनाई, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आएगा तो बस जस्ट थोड़ा इंतजार कर लीजिए, मैं जल्द ही चक्रवृद्धि ब्याज स्टार्ट करने वाला हूँ, तब आपको समझ आएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। चलो हो गया, चले चलेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कह रहा है कि ए कामा बी और सी 5 संबंधे 7 संबंधे 4 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। पूंजी मतलब अपना पैसा लगाते हैं। उनके निवेश के समय का अनुपात, ठीक है, निवेश के समय का अनुपात दिया गया x संबंधे y संबंधे z है। यदि उनका लाभ 45 संबंधे 42 संबंधे 28 के अनुपात में है, वितरित किया जाता है, तो x संबंधे y संबंधे z ज्ञात करना। देखिए 3 लोग हैं,
उनके पूंजी का अनुपात दिया गया है। पूंजी का जो अनुपात दिया गया, देखिए दिया गया है 5:7:4, ये उनके पूंजी का अनुपात है। ठीक है, पूंजी का अनुपात दिया गया। अब आगे कह रहा है आपसे उनके निवेश के समय का अनुपात, टाइम दिया गया है। टाइम का अनुपात दिया गया आपका X/Y/Z। ठीक है, और लाभ का अनुपात दिया गया है। लाभ का अनुपात देखिए दिया गया है 45 है। जो लाभ का अनुपात है वो 45, रेशियो आपका 42:28, ये आपका दिया गया है। आपसे कह रहा है कि टाइम का अनुपात निकालना, करेगा टाइम अनुपात। अच्छा, एक बात इतना आपको पता होना चाहिए कि हम जितने समय के लिए हम पैसा लगाएंगे हमें लाभ उतना होगा, और जितनी ज्यादा पूंजी लगाएंगे उतना लाभ हमको होगा। जिस रेशियो में आप पूंजी लगाएंगे उसी रेशियो में आपको लाभ होगा। ठीक है, तो लाभ जो होता है, लाभ हमें कैसे मिलेगा? हम पूंजी कितने समय के लगा रहे हैं, पूंजी गुणे समय। भाई जितना ज्यादा पूंजी, जितना ज्यादा समय उतना प्रॉफिट ज्यादा होगा। मतलब लाभ बराबर होता है पूंजी गुणे समय, क्योंकि लाभ आपको पूंजी और समय के गुणनफल से प्राप्त होगा। आपने कितनी पूंजी लगाई है, कितने समय के लगाई है, गुणा करेंगे उस हिसाब से आपका लाभ मिलेगा। यहाँ पे देखिए कि आपसे पूछ रहा है कि टाइम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लाभ में क्या करना पड़ेगा, पूंजी से भाग करना पड़ेगा। लाभ के अनुपात में जब पूंजी के अनुपात से भाग देंगे तो हमें समय का अनुपात मिलेगा। तो इस समय का अनुपात तो पूछ ही रहा आपसे, तो लाभ के अनुपात में पूंजी के अनुपात से भाग देना है। तो टाइम का अनुपात कैसे निकल जाएगा, डायरेक्ट भाग दीजिए, 5×9=45, रेशियो 7×6=42, रेशियो 4×7=28। ये उनके टाइम का अनुपात, मतलब x संबंधी y संबंधी जगह 9 संबंधी 6 संबंधी 7। कोई दिक्कत बताइए? अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम चलते हैं। ठीक है, चला गया, चलिए इसको अरेंज करें। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, थोड़ा जल्दी नहीं लग रही आप लोगों को, सवाल थोड़ा जल्दी कवर करना चाहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न लिखिएगा, 5 संख्याओं का औसत 30 है, यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए। अगर 5 संख्या में से एक संख्या निकाल दी जाए तो उसका औसत 31 हो जाता है। निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपको औसत बराबर फार्मूला पता होगा, एवरेज बराबर औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, पदों की संख्या, ये आपका फार्मूला होता है। औसत बराबर होता है पदों के योग बटे पदों की संख्या। जब आपको पदों का योग निकालना होगा तो पदों की संख्या से औसत गुणा कीजिए, क्योंकि पहले कंडीशन में 5 संख्याओं का औसत 30 दिया गया। मेरी बात सुनिएगा, 5 संख्याओं का 30, औसत आपको, ये डाटा आपको 30 दिया गया है, ये नंबर 5 दिए गए, तो हमें निकले क्या, पदों का योग। तो निकालेंगे 5 पदों का योग, कैसे निकलेगा, 5 पदों का योग कैसे निकालेंगे, पदों की संख्या से एवरेज में गुणा कर देंगे। तो 5 पदों का योग, जब 5 पदों का योग निकालना होगा तो 5 गुणे पदों की संख्या गुणे औसत। औसत आपका कितना भाई, 30 है, तो 5 दिए 15 हो जाएगा, मतलब 150। 5 संख्याओं का योग 150 है। एक संख्या छोड़ दे रहे हैं, बचे कितने हुए, 4। तो 4 संख्याओं का योग निकाल लीजिए, 4 पदों का योग, 4 पदों का योग, तो 4 गुणे, अब एवरेज कितना हो गया, अब एवरेज आपका 31 हो गया। गुणा कीजिए, 4 एकम 4 और 4 दिया 12, 124 हो गया। तो अगर 5 पदों के योग में से 4 पदों के योग निकालेंगे तो एक ही पद बचेगा भाई ना। एक पदों के योग मतलब एक बचेगा बस भाई। 5 पदों के योग में से 4 पदों के योग घटा दीजिए, आपका एक पद बचेगा। कोई छूटी हुई संख्या या निकाली गई संख्या पूछा, तो 150 में से 124 घटाएंगे तो आपको कितना बचेगा, 26। तो छूटी हुई संख्या या निकाली गई संख्या कितना, 26।
ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, चला आगे, चलिए इसको अरेंज करें। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, चलेगा। ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। ठीक है, बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। आगे चलिए, वे बारी बारी से एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। ए कार्य शुरू करता है, कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, चलेगा। दो लोग हैं, ए किसी काम को कितने दिन में करता है भाई, ए किसी काम को 12 दिन में करता है। अगर वही काम बी को दे दिया जाए, बी जाता है वो काम कितने दिन करेगा भाई, 30 दिन करेगा। मतलब बी की कार्य क्षमता कम होगी, तभी तो ज्यादा समय लेना। ए किसी काम को आपका 12 दिन में, बी किसी काम को 3 दिन में, और वो काम एक दिन के अंतर पे करते हैं। जैसे आज अगर ए गया तो कल ए नहीं जाएगा, कल बी जाएगा। ठीक, तो कार्य ऐसे 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 करते कितने समय पूरा हो जाएगा आपको बताना है। ठीक, तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल काम, कुल कार्य निकालेंगे। कुल कार्य कैसे निकालते हैं, कुल कार्य निकालेंगे, इन सबका लसन होगा। ऐसा बताइए, ऐसा नंबर बताइए जो 12 से भी कटे, 30 से कटे। तो बड़ा नंबर 30 है, 30 तो 12 से कटेगा नहीं। अब 30 का दूना करेंगे 60, 60 देखिए 12 पंजे 60 कटेगा, टोटल वर्क हो गया 60। तो हम ए की कार्य क्षमता निकालेंगे कि ए अगर 60 काम कर रहा है तो कितने दिन करेगा, 12 दिन में कर रहा है, तो 12 पंजे 60। अगर एक दिन में 5 काम करेगा तभी तो 12 दिन में 60 काम हो पाएगा। ए की क्षमता 5 है, 30 गुना के 60। बी की क्षमता 2 है, मेरी बात में बी जाएगा 2 काम करेगा एक दिन में, तब जाकर 30 दिन में 60 काम कर पाएगा। लेकिन पहले दिन तो गया कौन, पहले दिन गया ए, अपना 5 काम कर लिया होगा, 5 काम करके वापस चला आया। फिर दूसरे दिन बी गया तो 2 काम किया, 2 काम किया। ए अपना पहले दिन गया, बी गया 2 पहले। ठीक है, इसका मतलब 2 दिन बीत चुका है। 2 दिन में कितना काम हुआ, 7 काम हुआ। 2 दिन में काम 7 हुआ, 7 काम हुआ। अगले 2 दिन में वापस फिर 7 काम हुआ। नहीं मेरे पास में आ रहा, क्योंकि ये जाएगा 5 काम करेगा पहले दिन, दूसरे के दिन बी जाएगा 2 काम करेगा, तो 2 दिन बीत चुका, 7 काम हो गया। फिर आगे ए जाएगा, ए आपका 5 काम करेगा, फिर बी जाएगा 2 काम करेगा, तो फिर 2 दिन हो गया, तो 2 दिन 7 काम। इसका मतलब हर दूसरे दिन 7 काम होता रहेगा। मेरी बात में आ रहा है, तो कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिएगा, इसका मतलब 2 दिन में 7 काम हो रहा है, 2 दिन में 7 काम। हमको काम करना है 60 को, काम करना 60 को, तो 7 हमें 7 को ऐसे नंबर से गुणा करें जो 60 के करीब पहुंचे। 7 8 56, फिर 7 7 56 होगा, 7 9 63 बेस हो जाएगा। तो हमको 60 का काम कराना है, तो हम 8 से गुणा करते दोनों पक्षों में। 8 गुना 16 दिन, इधर 8 गुना 16 दिन, 8 से 56। अगर देखा जाए इधर 16 दिन बीतेगा, उधर 56 काम भी हो चुका होगा। काम बचा कितना है, 4 काम। तो पहले ए जा रहा है भाई, ए जाएगा क्योंकि अभी ये बी तक खत्म हो रहा है, बी तक, बी जाके चलाया। अब 4 काम बचा, उस 4 काम को करना किसको, ए को, क्योंकि यही तो लास्ट ए शुरुआत किया। तो ए तो एक दिन में 5 काम करेगा, तो 4 काम कितने दिन करेगा, 5 से भाग दीजिए, क्योंकि 20 काम होता। अगर एक दिन में 5 काम करता तो 20 काम कितने दिन करता, 4 दिन में करता। अगर 15 काम होता, ए एक दिन में 5 काम करा तो 5 दिन पर 3 काम 3 दिन में करता। इसी प्रकार 4 काम, एक दिन में 5 काम करेगा भाई, तो 4 कम ना बनाना है, एक दिन से कम लगेगा, तो 4/5 दिन लग जाएगा। 16 दिन इधर हो चुका है, 16 दिन ये हो गया, अब प्लस ये एक दिन और लगेगा, मतलब एक दिन से कम लगेगा, 4/5 दिन और लगेगा। इसको या तो डायरेक्ट चिपका के लिख सकते हैं, चिपका के 16 सही 4/5 दिन लग जाएगा वो काम पूरा करने में। ठीक है, तो विकल्प नंबर देखिए आपका कौन सा सही है। विकल्प नंबर देखिए आपका पहला है, विकल्प सही हो जाएगा। फिर समझते हैं, ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 3 दिन में कर रहा है। अगर दोनों एक एक अंतराल पे, पहले गया ए
फिर दूसरे दिन बी जाएगा, फिर तीसरे दिन फिर ए जाएगा, चौथे दिन फिर बी जाएगा। इस प्रकार काम करें तो कितने दिन में काम हो जाएगा? तो हम टोटल काम निकाले 60, इन दोनों का अलग 60 हुआ। 12 से भाग दिए 5 आया, ए की क्षमता 5, 30 गुना 60, बी की क्षमता 2। ए गया पहले दिन 5 काम किया, दूसरे दिन बी गया 7 काम किया, फिर तीसरे दिन आपका बी गया, ए गया 5 काम किया, चौथे दिन आपका 2। इस प्रकार ये 7 का डाटा बना, 7 का जोड़ा बन रहा है, मतलब 2 दिन में 7 काम हुआ। तो हमें 60 काम कराना है, तो मैं इसमें 8 से गुणा किया हूँ, 8 गुना 16 दिन, 8 से 56 काम हो चुका। 4 काम बचा है, 4 काम कौन करेगा? क्योंकि अब तो बारी एक ही है, ये जाएगा क्योंकि एक क्षमता 5 है, 4 काम बचा हुआ है तो एक दिन से कम लेगा, तो 5 से भाग दिए। ये 16 दिन लग चुका था, 4/5 दिन और लगा, 16 सही 4/5 दिन लग जाएगा, ये काम हो जाएगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, हो गया, आगे चला जाए, इसको अरेंज करें। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, सॉरी एक मिनट चलेगा। यदि x, ठीक है, x और y, यदि x और y विपरीत चिन्हों वाले दो संख्याएं, मतलब अगर एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा, ठीक, और x स्क्वायर संबंधी y स्क्वायर बराबर 16 संबंधी 81 है, तो आपसे कह रहा है 3x प्लस 4y पूरा बट्टे 2x माइनस 3y का मान बताना है। दो नंबर है x और y, इनके वर्ग का अनुपात दिया गया है, x स्क्वायर बटा y स्क्वायर दिया गया है, 16 संबंधी 81, 16/81 कर, इसका मतलब वही है, अगर a संबंधी b लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं a बटा के b, ऐसे कर सकते हैं, फिर डायरेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्गमूल निकाल लीजिए, इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट हो जाएगा, मेरी बात समझेगा, अगर इधर से स्क्वायर हटेगा तो रूट हो जाएगा, मतलब x बटा जो y निकल जाएगा वो ऐसे रूट में चला जाएगा, 16/81, 16 बाहर आएगा आपका 4, 81 बाहर आएगा 9, इसका मतलब x का मान आपका 4 है, y का मान क्या है 9। तो कह रहा है विपरीत चिन्ह वाले हैं, अगर ये प्लस होगा तो ये क्या होगा माइनस में, ये नहीं कह रहा आपसे किसका मान पता करना, आपको देखिएगा पता करना आपको 3x प्लस 4y पूरा बटे आपका 2x माइनस 3y, इसका मान बताना है। तो यहाँ से x का मान 4 हो गया, y का मान 9 हो गया, रख दीजिए, x का मान 4 प्लस 4 है तो 4 रखेंगे, 4 से कितना 12 हो जाएगा, प्लस, लेकिन y का मान देखिए निगेटिव में माइनस में है, तो 9 चौके 36, तो माइनस 36 हो जाएगा, माइनस 36। नीचे आते हैं, x का मान है 4 प्लस है, इसलिए 4 गुना 8 है, यहाँ माइनस है लेकिन y का मान भी माइनस है, इसलिए मान में क्या रहेगा प्लस हो जाएगा, तो y का मान है 9, 9 3 27 हो जाएगा। 12 में से 36 नहीं जाएगा, 36 में 12 घटाएंगे तो माइनस का 24 आएगा, होगा भाई माइनस 24, ये दोनों जुड़ जाएगा, 27 8 कितना आ जाएगा 35। अब 35 और 24 एक ही नंबर से कट नहीं सकते हैं, इसका मतलब जवाब हो जाएगा -24/35। ठीक है, पिकअप नंबर एक तीसरा सही है, कोई दिक्कत बताइए। ठीक है, जल्दी इसके साथ ले, फिर आगे हम चलते हैं, जल्दी करेगा सवाल और देखा जाए। ठीक है, चले ये रेस के भाई, इसको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना, चलेगा। अगला प्रश्न आप देखिए, स्क्रीन दिख रहा होगा, एक आदमी ने जमीन का एक टुकड़ा 48,000 रुपए में खरीदा, ठीक, उसने इसका 2/5वां हिस्सा, 2/5वां मतलब 2/5 हिस्सा 10% की हानि पर बेच दिया, ठीक, 42% का समग्र लाभ अर्जित करने के लिए, 42% का समग्र लाभ अर्जित करने के लिए उसे शेष भूमि को किस लाभ प्रतिशत पर बेचना चाहिए, दशमलव के लिए प्रश्न होता है।
देखिए जब प्रतिशत देके परसेंटेज पूछे, मतलब प्रतिशत देके प्रतिशत ही पूछे, तो वास्तविक वैल्यू से कोई मतलब नहीं। जो 48,000 दिया है उसका कोई मतलब नहीं। तो उसको दो, कोई जमीन का टुकड़ा 48,000 में खरीदता है, उसका 2/5वां हिस्सा, 2/5वां हिस्सा मतलब अगर टोटल जमीन 5 रहा होगा उसमें 2 हिस्सा, 2 हिस्सा जो वो 10% के हानि बेच रहा है, दो हिस्सा इसका 10% हानि बेच रहा है, तो शेष बचा कितना? 5 में से 2 बेच दिया, बचा 3। 3 को किस मतलब लाभ पर बेचे, ये आपसे पूछ रहा किस लाभ पर बेचे, आपसे पूछ रहा कितने परसेंट लाभ पर बेचे, कि ओवरऑल उसे 42% का लाभ, कह रहा समग्र लाभ मतलब 42% लाभ। मेरी बात सुन रहे हैं? यहाँ तक कहानी समझ आई? ठीक है, देखिएगा यहाँ पे देखिए हम देखेंगे ये इससे कितना कम है, 42 से ये कितना कम है। देखिए बेटा ये 0 होता है, 0 की इधर माइनस उधर प्लस होता है, एक तो नेगेटिव माइनस 10 है, ये पॉजिटिव आपका प्लस है। जब प्लस माइनस तो दूरी दोनों को जोड़ के बताते हैं, मतलब जो अंतर है वो कितना का अंतर, 52 का अंतर है। ये 52 कम है भाई, 52% कम है ना। एक तो 0 से उधर पहले 10 को नेगेटिव में है और वो 42 उधर है, तो टोटल 42 के जाना पड़ेगा, इसको 52 चलना पड़ेगा तब तो पहुंचेगा वहां पे, इसलिए 52% की कमी यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा ये इससे कितना कम है, ये पूरा 42% कम है। तो यहाँ पे 42, यहाँ पे 42, यहाँ पे 42, जब यहाँ पे पूरी जगह 42 होगा तब ओवरऑल आपका 42% लाभ होगा। मेरी बात सुना है? तो ये आपको यहाँ तो 42% लाभ होना ही चाहिए था, ये है, लेकिन आपको इससे ज्यादा, क्योंकि इन दोनों के बीच में होना चाहिए आपका। इधर 52% का, तो एक पे ये एक पे बता रहा है, एक पे उसे 52% हानि होगी, 2 यूनिट है, तो 52 104 की हानि होगी। अगर इधर 104 की हानि हुई है तो उधर 104 का उसे पॉजिटिव मतलब फायदा होना चाहिए, तब जाके मतलब मेंटेन होगा। इसलिए यहाँ पे आपको हो जाएगा 104%। लेकिन ये किसमें बटेगा आपको, जैसे यहाँ पे 2 को गुणा किया तो वापस वहां पे 3 का भाग कर देंगे। ठीक है, मेरी बात समझ रहा है? ये हो जाएगा 42% प्लस 3 भाग करिए, 3 त्रिक के 9, 3 त्रिक के 9, एक बचेगा बट एक जाएगा तो 14 हो जाएगा, फिर 3 चौक के 12 हो जाएगा, 3 चौक के 12 पॉइंट लगाना पड़ेगा आपको, 14 है 2 बच जाएगा, 0 बढ़ाएंगे क्योंकि 0 बढ़ाएंगे तो आपका 10 में बढ़ाएंगे 0 बढ़ाएंगे 20 हो जाएगा, फिर 3 चौक 18, एक अंक ले जाना, एक अंक ले जाइए, बस इनको जोड़ दीजिए, पूर्णांक वाला भाग पूर्णांक में, 4 2 6, 4 3 7.6% आपका दूसरे वाले को जो तीन भाग बचा उसको 76.6% के लाभ पर बेचा जाएगा, तब मुझे समग्र लाभ कितना होगा, 42% लाभ। ठीक है, देखिए मैच कर लीजिए, विकल्प नंबर आपका पहला ही मैच कर रहा है। ठीक है, 76 से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि गैप ज्यादा का है। ठीक है दोस्तों, सुना है कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, चलेगा। आज के हम लोग दोस्तों इतना रन देते हैं और हम लोग फिर अब जो है अगले दिन जो है एक सेट और उठाएंगे ताकि आपको पूरा एहसास हो कि हम कितना पढ़े हुए हैं और हमें कितना आ रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज इतना है। जय हिंद दोस्तों।